जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल टीसीजी क्लासेज में पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम, मोस्ट वेलकम। मित्रों, राजस्थान का इतिहास चल रहा है और राजस्थान इतिहास के अंदर हम पढ़ रहे हैं चौहान राजवंश। पूर्व वाली क्लास में चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मत हमने देखे। चौहानों की प्रमुख शाखाएं और उनके संस्थापकों के बारे में हमने चर्चा की और उसके बाद में हमने सांभर के चौहानों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। यदि वो वाली क्लास आपने नहीं देखी तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उस क्लास को देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बूस्ट कर सकते हैं। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे अजमेर के चौहान। चौहान राजवंश है, वो राजस्थान के इतिहास में एक अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाला राजवंश है, जिसमें से सांभर के चौहानों को हमने पढ़ा। अजमेर के चौहान इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। अजमेर के चौहानों से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से इनके प्रमुख शासक हुए, उन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए, उन सबको जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, उन सभी बिंदुओं की हम चर्चा करने वाले हैं। हाँ, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। आइए प्रारंभ करते हैं चौहान राजवंश और उसमें हम पढ़ेंगे अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहान, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि अजमेर जो शाखा है उसके संस्थापक कौन है। यानी पिछली क्लास में भी हमने चर्चा कर ली थी अजमेर के चौहानों का संस्थापक। यहाँ से ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, कौन है संस्थापक। इस संस्थापक का नाम क्या है? अजयराज। नाम क्या है? अजयराज। अजयराज ने 1113 ईस्वी में 1113 ईस्वी के अंदर अजमेर के अंदर चौहान वंश की या हम चौहानों की जो नई शाखा है उसकी स्थापना की। चौहानों की नई शाखा की स्थापना की किसने? अजयराज ने। कहाँ पर? अजमेर के अंदर। ओके, अजमेर में। इस कारण से इनको अजमेर के चौहान कहा जाता है। अजमेर के चौहान कहा जाता है। ठीक है, तो पहला प्रतापी शासक हो गया अजयराज, क्योंकि जो भी संस्थापक होता है संस्थापक से संबंधित प्रश्न बनता ही है। तो संस्थापक आपको ध्यान रखना है, अजयराज हैं। 1113 ईस्वी में अजमेर के अंदर चौहान राजवंश की नींव रखी। ठीक है, वैसे चौहान राजवंश की स्थापना करने वाला आदि पुरुष जो है वो सांभर के चौहान वासुदेव को माना जाता है, लेकिन अजमेर के अंदर संस्थापक कौन कहलाएगा? अजयराज। ओके, अब अजयराज से किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये अजमेर शाखा के संस्थापक हो गए। 1113 ईस्वी में अजमेर शाखा की स्थापना की और इन्होंने अजमेर शहर को बसाया। अजमेर शहर, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अजमेर शहर की स्थापना किसने की? तो अजमेर शहर बसाया, एक तो फैक्ट ये याद रखना है, अजमेर शहर बसाया किसने? अजयराज ने। ओके, अजमेर शहर की स्थापना की और अपनी राजधानी भी बनाया। अजमेर शहर बसाया और अपनी राजधानी बनाया। शहर की स्थापना भी की और यहाँ पे चौहान शाखा की स्थापना की और इस अजमेर को ही अपनी राजधानी बनाया। अजमेर को राजधानी बनाने वाला शासक कौन है? अजयराज। ओके, अजमेर शहर की स्थापना करने वाला भी शासक कौन है? अजयराज है। और अजयराज से किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे? इसने चांदी के सिक्के चलवाए। कौन से सिक्के चलवाए? चांदी के सिक्के। ठीक है, चांदी के सिक्के चलाने वाला प्रथम चौहान शासक, प्रथम चौहान शासक कौन है? अजयराज। चौहान शासक। ओके, प्रथम चौहान शासक जिसने चांदी के सिक्के चलाए उसका नाम है अजयराज। अजयराज ने जो चांदी के सिक्के चलाए उन चांदी के सिक्कों को अजय द्रुम के नाम से
अजय द्रुम। अजय द्रुम के नाम से इन सिक्कों को जाना जाता था। और मज़े की बात यह है कि इन सिक्कों के ऊपर अपनी रानी, जिनका नाम था सोमलवती, रानी सोमलवती, रानी सोमलवती का नाम भी उत्कीर्ण करवाया, यानी लिखवाया। किसका नाम? रानी सोमलवती का भी। ठीक है, तो अजय द्रुम नाम से चांदी के सिक्के चलाने वाला प्रथम चौहान शासक कौन था? अजयराज, जिसमें अपनी रानी सोमलवती का नाम भी अंकित था। ये जो सोमलवती थी, ये सोमलवती पैसे की मांग करती रहती थी ना, तो अजयराज ने कहा कि क्यों पैसे पैसे करती है, पैसे की लगा दूं ढेरी। इसने पूरे पैसों की ढेरी लगा दी। और पैसे भी कैसे थे? चांदी के सिक्के थे। कैसे पैसे थे? चांदी वाले। ठीक है, तो यहाँ से एक फैक्ट आता है, यानी एक ग्रंथ है जिसका नाम है पृथ्वीराज विजय। कौन सा ग्रंथ है? पृथ्वीराज विजय। इस पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के अंदर, यानी पहले तो ये ध्यान रखो, इसका लेखक कौन है? जयानक। इस पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के अंदर जयानक ने कहा किसके बारे में? अजयराज के बारे में, कि पूरी धरती को या पूरी पृथ्वी को अजयराज ने चांदी के सिक्कों से भर दिया। किससे भर दिया? चांदी के सिक्कों से। ठीक है, तो चांदी के सिक्के चलाने वाला भी प्रथम शासक, चौहान शासक कौन है? अजयराज है। और पूरी पृथ्वी को या पूरी धरती को ही चांदी के सिक्कों से भरने वाला शासक का नाम पूछा जाए तो अजयराज है। किसने कहा? जयानक ने। किस ग्रंथ में कहा? पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में। ओके, ये आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। इसके अलावा इसने मालवा का शासक था, मालवा के शासक नरवर्मन को इसने पराजित किया। मालवा के शासक नरवर्मन को इसने पराजित किया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। किसको? नरवर्मन को पराजित किया। नरवर्मन कहाँ के शासक थे? मालवा के शासक थे। ठीक है, इसको इसने पराजित किया। इसके अलावा अजमेर शहर की स्थापना इसने की। अजमेर को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई। अजमेर शाखा का संस्थापक भी कहलाता है अजयराज। और चांदी के सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक भी कौन है? अजयराज। इसके अलावा इसने अजय मेरू दुर्ग की स्थापना की। ठीक है, कौन से दुर्ग की स्थापना की? अजय मेरू दुर्ग की। इनका जो कार्यकाल है वो 1113 ईस्वी से और 1133 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, हालांकि कार्यकाल से प्रश्न नहीं बनता है, फिर भी आपको ध्यान रखना है। अजय मेरू दुर्ग की स्थापना की। इस अजय मेरू दुर्ग से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, उनको ध्यान रखना है। इस अजय मेरू दुर्ग को एक तो कहते हैं गढ़बीठली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गढ़बीठली नामक पहाड़ी के ऊपर दुर्ग बना हुआ है, इस कारण से इसको गढ़बीठली दुर्ग के नाम से जानते हैं। और क्या है? गढ़बीठली दुर्ग हो गया। इसी को कहते हैं तारागढ़। क्या कहते हैं? तारागढ़ दुर्ग। ठीक है, तारागढ़ दुर्ग नाम इसका क्यों पड़ा? कि पृथ्वीराज सिसोदिया, एक बार पृथ्वीराज सिसोदिया अपनी पत्नी तारा को यहाँ पर घुमाने के लिए लेकर के आए थे। तो ये जो अजमेर दुर्ग है ये थोड़ा टूटा फूटा था, तो रानी तारा ने कहा कि इसका निर्माण करवा दीजिएगा। ठीक है, तो इसने पुनर्निर्माण करवाया था अजमेर दुर्ग का। अजमेर दुर्ग पुनर्निर्माण भी नहीं कह सकते, मरम्मत कहेंगे, रिपेयरिंग। अजमेर दुर्ग की क्या करवाई? मरम्मत करवाई। किसने करवाई? पृथ्वीराज सिसोदिया ने, जिनकी रानी का नाम था तारा। उन्हीं के नाम से फिर बाद में इसने अपनी रानी के नाम से इसका नाम चेंज कर दिया। अजमेर दुर्ग के स्थान पे तारागढ़ इनको कहा जाने लगा। ठीक है, इसको राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। इसी को राजस्थान का क्या कहते हैं?
जिब्राल्टर भी कहते हैं, ठीक है, जिब्राल्टर भी कहा जाता है, और राजस्थान का अरमान भी कहते हैं, राजस्थान का अरमान, राजस्थान का अरमान भी कह सकते हैं, या फिर इसको अरावली का अरमान भी कहते हैं, क्योंकि अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उसी के ऊपर स्थित है, तो अरावली का अरमान भी इसी को कहा जाता है। किसको? अजय मेरू दुर्ग को, ठीक है, अरावली का अरमान भी कहते हैं। क्लियर हो गया? ये जो अजय मेरू दुर्ग है, अजय मेरू दुर्ग, गढ़बीठली दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, या राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का अरमान या अरावली का अरमान किसे कहा जाता है? अजमेर दुर्ग को ही कहा जाता है। इसका मैंने कारण बता दिया, किस कारण से इसको इन नामों से जाना जाता है, ठीक है। एक और बात याद रख लेनी है इस अजमेर दुर्ग से। अजमेर दुर्ग है, ये राजस्थान का ऐसा दुर्ग है जिसने सर्वाधिक देशी आक्रमण सहन किया है। देशी आक्रमण सहन करने वाला, ठीक है। देशी आक्रमण कैसे? सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक देशी आक्रमण सहन करने वाला दुर्ग कौन सा है? अजमेर दुर्ग है। ओके, ये तो हो गई बात अजमेर दुर्ग की साथ साथ में, ठीक है, क्योंकि अजमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया है? अजयराज ने करवाया है। अब अजयराज ने मालवा के शासक नरवर्मन को हराया, ये पॉइंट भी याद रखना है, और अपने जीवन के अंतिम दिनों में, जीवन के अंतिम समय में, यानी बुढ़ापे के अंदर, इसने अपना जो राजपाट है वो अपने पुत्र को सौंप दिया और खुद चले गए जंगलों में तपस्या करने के लिए। इनके पुत्र का नाम है अर्णोराज, यानी अपने पुत्र अर्णोराज को राजपाट सौंप दिया और खुद कहाँ चले गए? जंगलों में। तो अगला जो अजमेर का शासक है वो होगा अर्णोराज। इस अर्णोराज का अध्ययन हम करेंगे। अर्णोराज जो है इनको आनाजी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आनाजी, जिसने आना सागर झील का निर्माण भी करवाया है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। ओके, तो अर्णोराज या आनाजी, पिता का नाम अजयराज और माता का नाम सोमलवती, ठीक है, सोमल देवी या सोमलवती। इसकी जो शासन की अवधि है वो मानी जाती है 1133 से 1153 ईस्वी, 1133 से 1153 ईस्वी इनके शासन की अवधि मानी जाती है। ओके, अर्णोराज की एक उपाधि है, इस उपाधि को याद रखना है। उपाधि इसको मिली है महाराजाधिराज, महाराजा अधिराज, ठीक है। महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त करने वाला चौहान शासक, प्रथम चौहान शासक कौन है? अर्णोराज या आनाजी, अजयराज के सुपुत्र। ओके, इसने, इनसे संबंधित क्या क्या प्रश्न बनेंगे उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। एक तो क्या हुआ कि 1137 ईस्वी में, 1137 ईस्वी में उस समय तुर्कों का बड़ा बोलबाला था। किनका बोलबाला था? तुर्कों का। और तुर्क जो थे वो बहुत बड़ी मात्रा में नरसंहार करने में विश्वास करते थे, बहुत बड़ी मात्रा में मार काट करने का कार्य करते थे और अपने राज्यों को अपने अधीन करते जाते थे, ठीक है। तो 1137 ईस्वी में तुर्कों ने आक्रमण कर दिया। अजमेर के निकट एक शहर है, ठीक है, उस समय आई छत्रपुर के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में नागौर, जहाँ पे सांबर के चौहानों ने अपनी प्रारंभिक राजधानी स्थापित की थी, या चौहान राजवंश की प्रारंभिक राजधानी है आई छत्रपुर, नागौर। वो नागौर के पास तक पहुँच गए। अब इधर से आनाजी हैं, आनाजी को लगा कि ये यहाँ पर नागौर पहुँच गए, नागौर से अब आगे बढ़ेंगे अजमेर की तरफ और अजमेर आएंगे और अजमेर में हमें इनसे युद्ध करना पड़ेगा, तो क्यों ना हम पहले ही इनके ऊपर आक्रमण कर दें। इधर से आनाजी है वो अपनी सेना लेकर के कहाँ चला गया? नागौर। और नागौर में जाकर के इनका भयंकर नागौर नहीं, अजमेर के अंदर ही, नागौर से ये आ गए अजमेर, और अजमेर में आकर के और इन दोनों सेनाओं के मध्य में युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध।
किन किन के बीच में? तुर्कों के मध्य और चौहानों के मध्य, तुर्क और चौहानों के मध्य युद्ध हुआ। और ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में चौहानों ने बहुत बड़ी संख्या में तुर्कों का सफाया कर दिया, तुर्कों को मौत के घाट उतार दिया, यानी लगातार उनको मारते रहे, बहुत बड़ी संख्या में मारा गया। मारे किनको? तुर्कों को। तो तुर्कों के मरने से जो धरती थी अजमेर के अंदर, ये जो धरती थी वो पूरी धरती खूनों से क्या, जो रक्त होता है ना, ब्लड, खून, उससे क्या होगी? लाल रंग वाली होगी। कैसी होगी? लाल रंग वाली होगी। इस लाल रंग की होगी, यानी खून ही खून हो गया चारों ओर। बहुत बड़ी संख्या में तुर्कों का नरसंहार किया चौहानों ने, इस कारण से लाल रंग से पूरी धरती है वो रंग गई। अब लाल रंग से रंग गई तो आना जी ने एक प्लान बनाया कि जो ऊपर जो धरती है, जितनी भी ये इस परिक्षेत्र में, इसके ऊपर जितना खून पड़ा है, इस खून को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि बुरा लगेगा, तो इसको हटाया जाए। इसको हटाने के चक्कर में वहाँ के जो अजमेर के लोग थे, चौहानों के अधीन जो लोग थे, उनको ये आदेश दिया गया कि इसके ऊपर की जो मिट्टी है, इस मिट्टी को पूरी तरह से हटा दिया जाए, मेरे को कहीं पर भी लाल रंग दिखाई नहीं देना चाहिए, यानी खून के जो धब्बे हैं वो नहीं दिखाई देने चाहिए। तो वहाँ के लोगों ने वहाँ से इस भूमि के ऊपर से जितना खून लगी हुई जो परत थी उसको वहाँ से हटाने का प्रयास किया गया, और उन्होंने इतना गहराई तक इसको खोद दिया, एक झील नुमा आकृति बन गई, झील नुमा आकृति बन गई। ये झील बन गई, इसमें फिर बाद में नदी का पानी ला करके इस झील को भर दिया गया, और यही झील कहलाई बाद में जाकर के आना सागर झील। कौन सी झील कहलाई? आना सागर झील। कौन सी झील कहलाई? आना सागर झील। तो ये ध्यान रखना है, एक तो इनकी उपाधि होगी महाराजा धीराज की, तुर्कों को इन्होंने पराजित किया और आना सागर झील का निर्माण करवाया। आना सागर झील, आना सागर झील कहाँ पे है? अजमेर में है, ठीक है। नागौर से आए थे, नागौर से आकर के अजमेर की सीमा में आकर के इनका युद्ध हुआ था। तो आना सागर झील का क्या करवाया? निर्माण करवाया। किसने करवाया? आना जी ने करवाया, अपने खुद के नाम से, यानी इनका नाम आना जी था ना, घरेलू नाम, इस कारण से इस झील का नाम पड़ गया आना सागर झील। वैसे ही इनका नाम अरुणुराज है। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने आना सागर झील का निर्माण करवाया। ये जो आना सागर झील है, इस आना सागर झील के किनारे बाद में मुगल काल में हम देखेंगे, मुगल काल में जहांगीर आए। कौन आए? जहांगीर। जहांगीर आए, फिर शाहजहां आए, है ना। तो जहांगीर ने यहाँ पर दौलत बाग का निर्माण करवाया। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कौन से बाग का निर्माण करवाया? दौलत बाग। दौलत बाग को वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सुभाष उद्यान, ठीक है। सुभाष उद्यान या दौलत बाग कहाँ पर है? आना सागर झील के किनारे। कौन सी झील के किनारे है? आना सागर झील के किनारे, ठीक है। यहीं पर बाद में शाहजहां ने 12 दरियों का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? 12 दरियों का, 12 दरी। 12 दरी का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने, जहांगीर के पुत्र शाहजहां ने 12 दरी का निर्माण करवाया। ये आना सागर से संबंधित फैक्ट है, इसलिए मैंने यहीं पर आपको बता दिया है। ओके, अरुणराज से और क्या प्रश्न बनेंगे? देखो, अरुणराज ने 1133 ईस्वी में शासन की बागडोर संभाली। 1137 ईस्वी में इसने तुर्कों का सफाया किया और तुर्कों को मार करके और वहाँ पर एक झील का निर्माण करवाया, जिसे आना सागर झील कहा जाता है। इसके अलावा और कौन कौन से कार्य किए, किस लिए इनको याद किया जाता है? इन्होंने पुष्कर के अंदर, पुष्कर कहाँ पे है? अजमेर में ही है, ठीक है। पुष्कर जो तीर्थों का क्या कहलाता है? राजा कहलाता है, ठीक है। तीर्थों का राजा कहते हैं, या इसे तीर्थों का मामा भी कहते हैं, है ना। तीर्थों का राजा पुष्कर। वहाँ पर पुष्कर के अंदर, पुष्कर जो अजमेर में है, इसने क्या करवाया? यहाँ पे वराह मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया?
वराह मंदिर। कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? वराह मंदिर का निर्माण इसने करवाया। ओके, वराह मंदिर का निर्माण इसने करवाया। एक और प्रश्न इनसे बनता है, इनके दरबार के अंदर दो प्रसिद्ध विद्वान थे। प्रसिद्ध विद्वान कौन कौन थे? उनका नाम पूछा जाता है। एक का नाम था देवबोध। क्या नाम था? देवबोध। और दूसरे का नाम था धर्मबोध। धर्मबोध, ये दो नाम थे। ठीक है, कौन कौन सा नाम? देवबोध और धर्मबोध। ये दो विद्वान किनके शासनकाल में रहते थे, यानी किनके अधीन रहते थे? अर्णोराज के। ओके, इसके बाद में अर्णोराज ने पहले तो एक शासक हैं चालुक्य वंश के, जिनका नाम है यशोवर्मन। क्या नाम है? यशोवर्मन। यशोवर्मन, इस यशोवर्मन को पराजित किया। यानी पहले तो तुर्कों को हराया, फिर यशोवर्मन को हराया। यशोवर्मन का एक पुत्र होता है जिनका नाम है कुमारपाल। क्या नाम है? कुमारपाल। ठीक है, बाद में इस कुमारपाल ने किसको हरा दिया? अर्णोराज को हरा दिया। किसको हरा दिया? अर्णोराज को हरा दिया। अर्णोराज हार जाता है, और जब भी पहले प्राचीन समय में राजा महाराजाओं में युद्ध हुआ करता था, तो जैसे ही युद्ध में कोई राजा पराजित होता था तो उनकी पुत्री या उनकी बहन जो होती थी उसकी शादी विजेता राजा के पुत्री या विजेता राजा के साथ में कर दी जाती थी। ठीक है, तो इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था जिलहन। इनकी पुत्री का नाम था जिलहन। कहीं कहीं पर आपको नाम देखने को मिलेगा जलहन। ठीक है, जलहन भी नाम देखने को मिलता है। वैसे जलहन एक बहुत बड़े कवि भी थे। ठीक है, लेकिन उसकी बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। जिलहन इनकी पुत्री का नाम था, अर्णोराज की पुत्री, जिसकी शादी इन्होंने जिलहन की शादी कर दी किसके साथ में? कुमारपाल के साथ में। ओके, कुमारपाल के साथ में जैसे ही शादी की भी नहीं, उससे पहले ही शादी तय कर दी। शादी तय करते ही इनका अर्णोराज का पुत्र था जिसका नाम है जगदेव। अर्णोराज के पुत्र का नाम है जगदेव। जैसे ही अर्णोराज ने अपनी पुत्री जिलहन की शादी कुमारपाल के साथ में की, तो जगदेव अपनी बहन की शादी कुमारपाल के साथ में नहीं करना चाहते थे। ठीक है, इस कारण वो क्या हो गए? इससे नाराज हो गए। किनसे नाराज हो गए? अपने पिता अर्णोराज से नाराज हो गए, और मौका पाकर के अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज को क्या कर दिया? अर्णोराज को मौत के घाट उतार दिया, यानी मार दिया। मौत के घाट उतार दिया। किसको उतार दिया? अर्णोराज को। किसने मारा? मारने वाला है जगदेव। ठीक है, तो जगदेव को चौहानों का क्या कहते हैं? पितृहंता कहते हैं। पितृहंता, पितृ यानी पिता की, और हंता यानी हत्या करने वाला। तो चौहानों का ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि चौहानों का पितृहंता कौन कहलाता है? जगदेव। ठीक है, बाद में जगदेव है अपने पिता अर्णोराज को मार देता है और खुद गद्दी पर बैठ जाता है। लेकिन अजमेर की जो जनता थी, अजमेर की जनता है, वो इनके शासन को स्वीकार नहीं करती है और इनको अपदस्थ कर दिया जाता है। अपने शासन से यहाँ से हटा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा। पहले हमने पढ़ा अजयराज के बाद में उनके पुत्र अर्णोराज को हमने पढ़ा। दोनों से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सब की हमने डिटेल चर्चा की। आगे हम पढ़ेंगे विग्रहराज चतुर्थ पढ़ेंगे। इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।